हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। आज थर्ड लेक्चर होगा जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसमें पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है, जिसमें ऑपरेटर का हम लोग यूज किए थे। एक बात बताते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, प्यारे बच्चों, पूरा जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी थीम होगा, जो कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, वो सारी चीजें, ये जो पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें वो सारी चीजें मिलती हैं। और बिना इसके आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इजीली समझ में नहीं आएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए दो चीजों की एकदम जरूरत होती है। सबसे पहला कंपलसरी तो ये है पास्टुलेट्स। इसके अलावा बच्चों जो ऑपरेटर बताया है, ठीक है, वो दोनों चीजें आप समझोगे तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स आपके लिए बहुत इजी होगा। और दूसरी बात करेंगे, यहाँ से लर्न नहीं करना है। जैसे कल ऑपरेटर पढ़ा रहे थे तो आप लोग देखे होंगे, इसको लर्न मत करो, समझो, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब अच्छा होगा। जैसे पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में बच्चों फर्स्ट पास्टुलेट्स, यानी ये पास्टुलेट्स क्या करता है। फर्स्ट पास्टुलेट्स ये, और पास्टुलेट्स को आप इस तरह तैयार रखो, 5 और 6 पास्टुलेट्स केवल तैयार रखो। फर्स्ट ये कहता है कि कोई भी जो क्वांटम मैकेनिक्स है बच्चों, उस क्वांटम मैकेनिक्स के सिस्टम को अगर आपको एनालाइज करना है, डिफाइन करना है, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। एक पोजीशन फंक्शन और एक टाइम फंक्शन। प्यारे बच्चों, इन दो फंक्शन से ही, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हर उसके सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो टाइम फंक्शन और पोजीशन फंक्शन है बच्चों, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वेव फंक्शन से। इसका मतलब निकला कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी आप जानोगे तो आपको वेव फंक्शन से ही डिस्क्राइब करना होगा। यही है फर्स्ट पास्टुलेट्स, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इन क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के स्टेट को इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन के टर्म में उनको डिस्क्राइब किया जाता है। एज ए पोजीशन, उसमें से एक फंक्शन है पोजीशन का, एज वेल एज टाइम, और सेकेंड फंक्शन है टाइम। दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, इन्हीं को वेव फंक्शन कहा जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? मतलब कहने का है कि पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी आप डिफाइन करोगे तो आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो पोजीशन फंक्शन की और एक टाइम फंक्शन की, ठीक है। और इन दो, ये जो दोनों फंक्शन है, इनको कंबाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वेव फंक्शन साई से। इसका मतलब निकला कि ये जो वेव फंक्शन साई, तो जब ये साई वेव फंक्शन है तो इन फंक्शन को भी आप वेव फंक्शन बोल सकते हो। तो इसके दो वेव फंक्शन हो गए, एक पोजीशन वेव फंक्शन और एक टाइम वेव फंक्शन। अब अगर यहां से हम दिखाएं, जैसे मान लो ये वेव फंक्शन साई है, तो अब ये पोजीशन, अब याद करो प्रीवियस लेक्चर क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो क्वांटम में उसी को एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल वो छोड़ो, पोजीशन को एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो और टाइम है तो वो क्या हो गया टी। यानी ये जो वेव फंक्शन साई है बच्चों, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन और टाइम। और ये है क्या, तो देखो, एक तो आपका पोजीशन का ले लो, तो पोजीशन को आप किससे, तो मान लो ये फंक्शन है एक्स का, एक्स मतलब पोजीशन का, और दूसरा एक अलग फंक्शन जी ले लो जो किसका है, टाइम का है। अब बताओ कोई स्पेशल चीज है क्या इसमें? इसमें क्या लर्न करना होगा? सिंपल तो है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी हम एक वर्ड भी अगर पढ़ेंगे तो हमें यहीं से जाना होगा, ठीक है, वेव फंक्शन साई से, जो कि दो फंक्शन पे डिपेंड करता है, एक पोजीशन और एक टाइम पे। आया समझ में? दूसरी बात बच्चों, आप लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़े होंगे, तो देखने में ही वो इक्वेशन इतना बड़ा लगता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे। तो बच्चों हुआ क्या कि अगर ये जो पोजीशन है, अगर इस पोजीशन की वैल्यू आपको चाहिए, इसको डिफाइन करना है,
तो हम उस कंडीशन में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करते हैं। श्रोडिंगर का एक इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होगा और एक टाइम इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि कब हम डिपेंडेंट यूज करेंगे और कब इंडिपेंडेंट यूज करेंगे। तो ध्यान से समझ लो, मतलब पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन यूज करते हैं, और अगर टाइम की वैल्यू चाहिए तो टाइम पे डिपेंड होना पड़ेगा, मतलब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। और यही है बच्चों फर्स्ट पास्टुलेट्स। कोई इसमें टफ तो है नहीं, लर्न करना नहीं है, आपको पता चल गया, इसी चीज को अपने तरीके से लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सेकेंड जो है बच्चों, वो जो वेव फंक्शन साई के बारे में बता दिया। फर्स्ट पास्टुलेट से वेव फंक्शन साई आ गया, सेकेंड पास्टुलेट्स में वेव फंक्शन साई के बारे में क्या कह रहा है, अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बच्चों सेकेंड पास्टुलेट्स ये कहता है कि वेव फंक्शन साई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इट्स सेकेंड डेरिवेटिव, क्या मतलब है, तो इसको यहां से समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, जो वहां हम लोग वेव फंक्शन साई देख रहे थे, तो ये जो वेव फंक्शन साई है, इसका चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है बच्चों, जब इस साई का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये लिखते हैं ना डेल ओवर डेल एक्स। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये फंक्शन हो गया। कल का लेक्चर देखो। तो ये है बच्चों फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो यही कह रहा है इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसका चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो इस साई का, या इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लो। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होगा ये जो फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, यानी डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि वेव फंक्शन साई का फर्स्ट डेरिवेटिव या जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा बच्चों, वो क्या होगा, ये होगा। ये क्या है, वो सिंगल वैल्यूड होगा। क्या है सर सिंगल वैल्यूड? सिंगल वैल्यूड का ये मतलब होता है बच्चों कि जो आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा देखा करते हो, तो सिंगल वैल्यूड का जनरल सा इतना मतलब होगा कि हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, किसकी, साई की। चाहे आप सिंगल डेरिवेटिव लो या डबल, ये सिंगल वैल्यूड होगा। जैसे x के लिए देख रहे हो तो उसका एक केवल x के लिए एक फिक्स वैल्यू होगा। आया समझ में सिंगल वैल्यूड का मतलब? और ये फाइनाइट वैल्यू होगा, साथ में ये कंटिन्यूअस होगा। ये तीन प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी पाई जा रही है इस वेव फंक्शन साई के साथ बच्चों, तो आए तब उस कंडीशन में इस वेव फंक्शन को बोला जाता है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। यानी साई को वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कब बोलेंगे, जब अगर साई क्या रखे, सिंगल वैल्यूड हो। सिंगल वैल्यूड का मतलब एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन एक्सिस के लिए उसका एक ही फिक्स वैल्यू हो, और वो फाइनाइट वैल्यू रखने वाला हो और कंटिन्यूअस हो। और बच्चों ये जो वेल बिहेव्ड जो वेव फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आइदर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को फॉलो करते हैं या ऑर्थोगोनल कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर वेव फंक्शन साई में ये तीनों प्रॉपर्टी मिल गई तो वो वेल बिहेव होगा, मतलब या वो तो नॉर्मलाइज्ड होगा और ऑर्थोगोनल होगा। अब आप कहोगे कि सर ये नॉर्मलाइज क्या है, तो बच्चों नॉर्मलाइज का अभी आगे हम इसके बारे में इसी पास्टुलेट्स में आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब एमओटी वगैरह पढ़ते हो तो वहीं से सब नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारे आ जाते हैं, जहाँ एनर्जी एवरेज एनर्जी वगैरह डिस्कस करोगे। चलो आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है, जब आगे पास्टुलेट्स एनर्जी एवरेज एनर्जी करेंगे तो वहां हम नॉर्मलाइज पे डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो सेकेंड पास्टुलेट में कुछ नहीं था। फर्स्ट पास्टुलेट्स में सिर्फ साई को बताया गया, सेकेंड पास्टुलेट्स में साई के लिए वेल डिफाइंड वेव फंक्शन बताया गया। तो पॉइंट इस तरह याद रखो।
तो याद हो जाएगा, लिखना आसान होगा। थर्ड पास्टुलेट्स क्या बोलता है बच्चों? इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हैज ओन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है मतलब इस पास्टुलेट्स का, थर्ड का ये कहना है बच्चों कि जिस तरीके से अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई मेजरेबल जो क्वांटिटी होती है, मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब जैसे आप पोजीशन ले लो, मोमेंटम ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, ये सारे के सारे मेजरेबल क्वांटिटी है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है आप लेते हो, जैसे पोजीशन को हम लोग एक्स से दिखाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, मोमेंटम को हम लोग पी से दिखाते हैं, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से दिखाते हैं, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे लोग करते आ रहे होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो इस थर्ड पास्टुलेट्स का ये कहना था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ये जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, इनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक फिक्स ऑपरेटर यूज होता है। मतलब आप क्वांटम में अगर बात करेंगे तो एक्स पी के वी नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, एक सर्टेन फिक्स ऑपरेटर यूज होता है। तो जैसे अगर पोजीशन को लिखना है बच्चों, तो पोजीशन को तो जनरली हम लोग क्या क्या लिखा करते हैं, एक्स भी लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जेड लिखते हैं। मतलब पोजीशन कहाँ पता करना चाहते हो, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो हम फिलहाल तो इसको अगर लिख दोगे क्वांटम में ना, तो एक्स वाई जेड ना लिख के लिखा जाता है एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। प्यारे बच्चों, कल का लेक्चर आप लोग लेक्चर जरूर देखो, इस पे डिटेल में हम लोग बात किए हुए हैं ऑपरेटर में, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इस तरीके से क्वांटम में दिखाएंगे, इस तरह हम लोग क्लासिकल में दिखाते थे। इसी तरह अगर मोमेंटम की बात करें बच्चों, तो मोमेंटम को हम लोग यहाँ पी कैप से दिखाएंगे, ये टोटल मोमेंटम होगा। अब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड किस डायरेक्शन में दिखाते हो, उस अकॉर्डिंग मोमेंटम को पी कैप एक्स, पी कैप वाई, पी कैप जेड से हम लोग लिखते हैं, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है टोटल मोमेंटम, मतलब ये ऑपरेटर है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ आप के से दिखाते हो, तो यहाँ के कैप से दिखाओगे। ये भी आप के कैप एक्स, के कैप वाई, के कैप जेड, ए से आप रिप्रेजेंट करोगे। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को वी कैप से, किस एक्सिस के अलॉन्ग दिखाते हो आप रिप्रेजेंट कर देना। तो ये जो थर्ड पास्टुलेट्स है, कुछ है क्या बताओ? थर्ड पास्टुलेट्स में सिर्फ किसके बारे में बात किया, जो कल हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किए थे। इसी से बता रहे हैं ना कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ना है बच्चों, तो इसके पास्टुलेट्स को लर्न नहीं करना है, पास्टुलेट्स को समझना है। और याद करो, ये सारे टर्म यूज होंगे पूरे क्वांटम में। चलो, ये क्वांटम का तो इसको एबीसी बोला जाता है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे कुछ आएगा नहीं। तो चलो, ये चीज हो गया। एंड थर्ड पास्टुलेट्स भी हम लोग अपने तरीके से इजीली क्लियर कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट पास्टुलेट्स में वेव फंक्शन साई आ जाएगा, जो कि पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करेगा। सेकेंड पास्टुलेट्स में आपको किसके बारे में लिखना है बच्चों, तो सेकेंड पास्टुलेट्स में हम लोग किसके बारे में बात किए थे, उस वेव फंक्शन के ही बारे में, उसके वेल बिहेव्ड को डिफाइन कर देंगे। और थर्ड में ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर देंगे। इसी तरीके से अब फोर्थ पास, अब देखो यहां से ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिन बच्चों को अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए देखो, ये क्लासिकल में इस तरीके से दिखाते थे, क्वांटम में इस तरीके से दिखाते हैं, और ये इनके ऑपरेटर हैं। और ध्यान से देखोगे तो कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे, ये आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, वो लेक्चर आप लोग मिस मत करना, जरूर देख लेना। चलो, इसके अलावा जो फोर्थ पास्टुलेट से बच्चों, फोर्थ में क्या है, अब यहां आगे आइगेन फंक्शन याद रख लो, आइगेन फंक्शन आ जाएगा फोर्थ पास्टुलेट में। फोर्थ में क्या कर रहा है, व्हेन वी अप्लाई ए कैप, ए कैप क्या है, एक ऑपरेटर है, ऑन ए फंक्शन, किसी फंक्शन पर अगर कोई ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं, देन सेम रिजल्टेंट फंक्शन विल बी ऑब्टेन्ड विथ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कहने का है
याद करो, कल इसके बारे में डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल्स, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से भी इसके बारे में देखे हुए हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जब हम वेव फंक्शन साई के ऊपर कुछ एक ऐसा ऑपरेटर अगर हम यूज कर दें, बच्चों ऑपरेटर और जो फंक्शन है, ध्यान से समझना, तो ऑपरेटर को हमेशा फंक्शन से पहले लिखा जाता है। कभी भी ऑपरेटर को फंक्शन के बाद मत लिखना, पहली गलती ऐसा मत करना। और ऑपरेटर को हमेशा जैसे ए लिख रहे हो तो एक कैप लिखा करो, कोई भी ऑपरेटर लिखो उस पर कैप लगाया करो, और इसको हमेशा फंक्शन से पहले लिखते हैं। तो देखो, इसका कहना था कि ये जो वेव फंक्शन साई है, इस साई के ऊपर अगर हम कोई एक ऐसा ऑपरेटर ए कैप अगर यूज कर दे बच्चों, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, फंक्शन को ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद क्या आ जाएगा, कोई नया वैल्यू आएगा। तो अब यहां ऐसा कंडीशन है, अगर ये ऑपरेटर इस फंक्शन को कुछ ही इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि हमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिले, क्या मिले, एक कांस्टेंट वैल्यू मिला, मान लो ए एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिले, और वेव फंक्शन जो पहले था वही सेम अगर फंक्शन हमें एट इट इज मिल जा रहा है, एट इट इज मिल जा रहा है, तो अब इस इक्वेशन को आइगेन इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आइगेन इक्वेशन। समझ में आया? मतलब कहने का है कि अगर इस साई के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेटर हम यूज कर दिए कि ये इसको कुछ ही इस तरीके से ऑपरेट किया कि फंक्शन जो पहले था बाद में भी वही हमें दिखे और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, तो इस फंक्शन में चेंज ना हो, ऐसे ऑपरेट किया, तो इस इक्वेशन को हम लोग आइगेन इक्वेशन बोला करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आइगेन इक्वेशन। और इसमें जो ऑपरेटर ये काम कर रहा है इसको हम लोग आइगेन ऑपरेटर बोलेंगे। और बच्चों इस फंक्शन को जो कि सेम मिल रहा है इसको हम लोग आइगेन फंक्शन बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसको हम लोग आइगेन वैल्यू बोलते हैं। चीजें क्लियर हो गई होंगी? अगर कहीं बुक देखोगे तो इस तरीके से नहीं मिलेगा, एकदम लेंदी सब छाप देते हैं लोग और बच्चे एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ा करो कि जो आपका कंसेप्ट दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो है एक्चुअल पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करते चलो, तो चीजें टफ नहीं लगती हैं। चलो नेक्स्ट पास्टुलेट देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कंसेप्ट इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्यों सर? आप जब हम एमओटी पढ़ाएंगे वहां आएगा, और क्वांटम मैकेनिक्स में जहां भी किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू, किसी की बात कर रहे हैं, अगर एवरेज वर्ड आया वहां इसकी जरूरत पड़ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। अब ये जो फिफ्थ है ये हमें क्या बताता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी मेजरेबल यानी मेजर की जाने वाली क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू बताएगा। कौन? विल बी कैन कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला से हम लोग कभी भी ये क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू हम लोग इस फार्मूले का यूज करके पता कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर एक दिखा दीजिए, चलो देख लो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक इक्वेशन ऑपरेटर कल यूज किए थे, हैमिल्टन ऑपरेटर। बच्चों हैमिल्टन ऑपरेटर जो होता है ना वो एनर्जी का ऑपरेटर होता है। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी जहां आया हैमिल्टन लगा दो, वो ऑपरेटर क्या है? वो ऑपरेटर था बच्चों एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। देखो यही है, इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं बच्चों हैमिल्टन ऑपरेटर, और एनर्जी के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है। अच्छा,
फार्मूला क्या है हमारे पास, जिससे कि ये एवरेज वैल्यू आप किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी की आप कैलकुलेट करोगे। तो फार्मूला ये है, एवरेज के लिए याद रखो, जैसे ए है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एवरेज पता करना है तो एवरेज के लिए बार यूज कर दो और इस ब्रैकेट में यूज कर देते हैं, ये एवरेज पढ़ा जाएगा। तो हमें इसकी एवरेज वैल्यू पता करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई यानी वेव फंक्शन साई और एक ऑपरेटर हम यूज कर देंगे। इसका क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर, ये क्लासिकल का है, क्वांटम में इसी का ऑपरेटर यूज कर देंगे। साई ए कैप साई डी टाउ, ठीक है, साई ए कैप साई डीटा, ये यूज कर दिए, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई साई स्टार डीटा, खत्म का। इसी से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर आप भूलवा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से समझाइए। चलो एग्जाम्पल से देख लो। जैसे मान लो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एवरेज एनर्जी, तो कर दो काम। देखो एवरेज के लिए ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, ये एवरेज एनर्जी हो गई। अब अगर हम लोग, चलो यहां कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, बढ़िया लगेगा। चलो इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ब्रैकेट में बंद करो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या यूज करोगे आप, ये यूज करना, फार्मूला जो था वो क्या था, साई। अब एवरेज के लिए हैमिल्टन ऑपरेटर, इसके लिए एक ऑपरेटर, एनर्जी का ऑपरेटर, हैमिल्टन ऑपरेटर, साई साई स्टार डीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई साई स्टार डीटा, खत्म, काम हो गया इसी से। आप कहोगे सर कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका, ऐसा तो आपके माइंड में आ रहा होगा, तो आएगा मतलब तब आएगा बच्चों जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और यहीं से कंडीशन बनते हैं जो वो सेकेंड पास्टुलेट्स में बोल रहे थे ना, कि वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड का मतलब नॉर्मलाइज, वेल डिफाइंड का मतलब नॉर्मलाइज एज वेल एज ऑर्थोगोनल, आ गया नॉर्मलाइज। अब कंडीशन यहां से सॉल्व करो। अब यहां से कंडीशन ये बनेगा बच्चों, नॉर्मलाइज का कंडीशन और ऑर्थोगोनल का कंडीशन यहां से समझ लो। देखो नॉर्मलाइज के लिए करते क्या है, ये जो दो वेव फंक्शन यूज किए हो ना, साई और साई स्टार, तो देखो ये जो दोनों वेव फंक्शन है, इनको हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। देखो साई को हम मान लेते हैं साई आई, और साई स्टार को मान लेते हैं साई जे, मान लिया। अरे भाई साई आई हो गया, साई आई जे हो गया, अरे साई आई साई जे, बस दो लगा दिए। अब देखो बच्चों, फॉर नॉर्मलाइज कंडीशन, नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे। अगर आई और जे सेम है, सेम का मतलब ये दोनों वेव फंक्शन अगर सेम है, जो ये है वही अगर ये वेव फंक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस न हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहां से जब ये रखोगे ना वैल्यू, चलो रख के देख लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा साई आई साई जे डी टू डीटा। तो जब आई और जे जब दोनों सेम वैल्यू है बच्चों, तो इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू क्या आती है 1। जब इसकी वैल्यू यानी ये नॉर्मलाइज, एक कंडीशन क्या है बच्चों, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन यही है जिसमें आई और जे इक्वल होते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये नोट कर लेना, साई आई साई जे डीटा इज इक्वल टू 1 आती है। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वांटम, बहुत ज्यादा। ये है बच्चों नॉर्मलाइज के लिए, याद रखना नॉर्मलाइज के लिए दो कंडीशन, दोनों वेव फंक्शन सेम हो, मतलब आई और जे सेम हो, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाता है। तो अब यहाँ 1 रख के, जब यहाँ 1 रख दोगे तो इजिली एवरेज एनर्जी साई एच कैप साई स्टार डीटा से आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। सेकेंड कंडीशन आता है ऑर्थोगोनल का। सर ऑर्थोगोनल भी बता दीजिए। तो जस्ट इसका अपोजिट चलेगा, ऑर्थोगोनल में क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब साई आई नॉट इक्वल टू साई जे। और जब बच्चों ये इक्वल नहीं हुए ना, तो जब आप पता करोगे
तो इस कंडीशन में साई आई एंड साई जे डीटा की वैल्यू आती है 0। इसकी वैल्यू क्या आती है? 0। जब वैल्यू 1 आ जाए तो कंडीशन नॉर्मलाइज होता है, जब वैल्यू इनकी 0 आ जाए तो कंडीशन क्या होता है? ऑर्थोगोनल। आई होप अब सभी बच्चों को इजीली ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों।